नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 458 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। खुद 99 सीटों के साथ सहयोगी दलों संग 232 सीटें जीतने वाली कांग्रेस जिस तरह EVM पर हमलावर है वह केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि शरारतपूर्ण भी है। EVM के खिलाफ नए सिरे से जो अभियान छेड़ा गया है उसका उद्देश्य केवल इस मशीन को अविश्वसनीय करार देना ही नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की साख को गिराना भी है। यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार को भी बदनाम किया जा सके। यदि EVM में छेड़छाड़ संभव होती तो विपक्षी दल भाजपा को 240 सीटों पर सीमित करने में सफल नहीं हुए होते। EVM के खिलाफ ताज़ा अभियान अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की इस टिप्पणी से शुरू हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। हालांकि उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी EVM के संदर्भ में थी, लेकिन उसे भारत की EVM के संदर्भ में मान लिया गया। वह एक बड़े कारोबारी और तकनीक के जानकार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दुनिया की हर मशीन के ज्ञाता हैं। उनका यह भी दावा है कि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं जिसे हैक ना किया जा सकता हो। क्या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को हैक किया जा सकता है? क्या उनकी टेस्ला कार भी हैकिंग का शिकार हो सकती है? कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, उसे जिस चीज़ की समझ ना हो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पैरा। EVM के खिलाफ दिए जा रहे तर्क इसलिए निराधार और हास्यास्पद हैं क्योंकि यदि उसे हैक किया जाना संभव होता तो कम से कम IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर महज 16,000 वोटों से नहीं हारते और न ही भाजपा अयोध्या अमेठी जैसी सीटें
अपने हाथ से जाने देती। ईवीएम को बदनाम करने के लिए एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि उसे मोबाइल फ़ोन के जरिए ओटीपी हासिल करके हैक किया जा सकता है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है, क्योंकि ईवीएम के संचालन में ओटीपी का कोई काम ही नहीं। चूँकि ईवीएम इंटरनेट आधारित नहीं है, इसलिए भी उसे हैक करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन यह उन्हें नहीं समझ आएगा जो अंध विरोध से ग्रस्त हैं। सबसे शर्मनाक यह है कि ईवीएम के खिलाफ अभियान में वह कांग्रेस सबसे आगे है, जिसके शासनकाल में ही इस मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ और जिसने ईवीएम के जरिए ही कई चुनाव भी जीते। ईवीएम के खिलाफ बेतुकी बातें इस आधार पर भी की जा रही हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना का एक प्रत्याशी बहुत कम वोटों से चुनाव जीत गया। इस प्रत्याशी की जीत के बहाने ईवीएम को बदनाम करने वालों को यह पता होना चाहिए कि लोकसभा की 21 सीटें ऐसी रही जहां हार जीत का अंतर 10,000 या उससे कम रहा। इन सीटों में से अधिकांश पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार जीते। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। खुद 99 सीटों के साथ सहयोगी दलों संग 232 सीटें जीतने वाली कांग्रेस जिस तरह ईवीएम पर हमलावर है, वह केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि शरारतपूर्ण भी है। ईवीएम के खिलाफ नए सिरे से जो अभियान छेड़ा गया है, उसका उद्देश्य केवल इस मशीन को अविश्वसनीय करार देना ही नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की साख को गिराना भी है। यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार को भी बदनाम किया जा सके। यदि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव होती तो विपक्षी दल भाजपा को 240 सीटों पर सीमित करने में सफल नहीं हुए होते। ईवीएम के खिलाफ ताज़ा अभियान अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की इस टिप्पणी से शुरू हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। हालांकि उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी ईवीएम के संदर्भ में थी, लेकिन उसे भारत की
ईवीएम के संदर्भ में मान लिया गया। वह एक बड़े कारोबारी और तकनीक के जानकार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दुनिया की हर मशीन के ज्ञाता हैं। उनका यह भी दावा है कि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं जिसे हैक ना किया जा सकता हो। क्या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को हैक किया जा सकता है? क्या उनकी टेस्ला कार भी हैकिंग का शिकार हो सकती है? कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, उसे जिस चीज़ की समझ ना हो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पैरा, ईवीएम के खिलाफ दिए जा रहे तर्क इसलिए निराधार और हास्यास्पद हैं क्योंकि यदि उसे हैक किया जाना संभव होता तो कम से कम आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर महज 16,000 वोटों से नहीं हारते और न ही भाजपा अयोध्या अमेठी जैसी सीटें अपने हाथ से जाने देती। ईवीएम को बदनाम करने के लिए एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि उसे मोबाइल फ़ोन के जरिए ओटीपी हासिल करके हैक किया जा सकता है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है क्योंकि ईवीएम के संचालन में ओटीपी का कोई काम ही नहीं। चूँकि ईवीएम इंटरनेट आधारित नहीं है, इसलिए भी उसे हैक करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन यह उन्हें नहीं समझ आएगा जो अंध विरोध से ग्रस्त हैं। सबसे शर्मनाक यह है कि ईवीएम के खिलाफ अभियान में वह कांग्रेस सबसे आगे है, जिसके शासनकाल में ही इस मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ और जिसने ईवीएम के जरिए ही कई चुनाव भी जीते। ईवीएम के खिलाफ बेतुकी बातें इस आधार पर भी की जा रही हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना का एक प्रत्याशी बहुत कम वोटों से चुनाव जीत गया। इस प्रत्याशी की जीत के बहाने ईवीएम को बदनाम करने वालों को यह पता होना चाहिए कि लोकसभा की 21 सीटें ऐसी रही जहां हार जीत का अंतर 10,000 या उससे कम रहा। इन सीटों में से अधिकांश पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार जीते। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। खुद 99 सीटों के साथ सहयोगी दलों संग 232 सीटें जीतने वाली कांग्रेस जिस तरह ईवीएम पर हमलावर है, वह केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि शरारतपूर्ण भी है। ईवीएम के खिलाफ नए सिरे से जो अभियान छेड़ा गया है, उसका उद्देश्य केवल इस मशीन को अविश्वसनीय
करार देना ही नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की साख को गिराना भी है। यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार को भी बदनाम किया जा सके। यदि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव होती तो विपक्षी दल भाजपा को 240 सीटों पर सीमित करने में सफल नहीं हुए होते। ईवीएम के खिलाफ ताज़ा अभियान अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की इस टिप्पणी से शुरू हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। हालांकि उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी ईवीएम के संदर्भ में थी, लेकिन उसे भारत की ईवीएम के संदर्भ में मान लिया गया। वह एक बड़े कारोबारी और तकनीक के जानकार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दुनिया की हर मशीन के ज्ञाता हैं। उनका यह भी दावा है कि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं जिसे हैक ना किया जा सकता हो। क्या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को हैक किया जा सकता है? क्या उनकी टेस्ला कार भी हैकिंग का शिकार हो सकती है? कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, उसे जिस चीज़ की समझ ना हो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पैरा ईवीएम के खिलाफ दिए जा रहे तर्क इसलिए निराधार और हास्यास्पद हैं क्योंकि यदि उसे हैक किया जाना संभव होता तो कम से कम आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर महज 16,000 वोटों से नहीं हारते और न ही भाजपा अयोध्या अमेठी जैसी सीटें अपने हाथ से जाने देती। ईवीएम को बदनाम करने के लिए एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि उसे मोबाइल फ़ोन के जरिए ओटीपी हासिल करके हैक किया जा सकता है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है क्योंकि ईवीएम के संचालन में ओटीपी का कोई काम ही नहीं। चूँकि ईवीएम इंटरनेट आधारित नहीं है, इसलिए भी उसे हैक करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन यह उन्हें नहीं समझ आएगा जो अंध विरोध से ग्रस्त हैं। सबसे शर्मनाक यह है कि ईवीएम के खिलाफ अभियान में वह कांग्रेस सबसे आगे है जिसके शासनकाल में ही इस मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ और जिसने ईवीएम के जरिए ही कई चुनाव भी जीते। ईवीएम के खिलाफ बेतुकी बातें इस आधार पर भी की जा रही हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना का एक प्रत्याशी बहुत कम वोटों से चुनाव जीत गया। इस प्रत्याशी की जीत के बहाने ईवीएम को बदनाम करने वालों को यह पता होना चाहिए कि लोकसभा की 21 सीटें ऐसी रही जहां हार जीत का अंतर 10,000 या उससे कम रहा। इन सीटों में से अधिकांश पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार जीते। स्टॉप।